जी। फिर सामने से इतने फ़ोन आने लगे, फिर तो वो रात तो ऑलमोस्ट इसी सब में चली गई, नींद भी नहीं आई पूरी रात। तो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आप एक बार रील्स देखना स्टार्ट कीजिए तो उसमें टाइम का पता लगता ही नहीं है। मैंने अपना इंस्टा तो फिर कैसा माहौल रहा? हाँ, वो माहौल बहुत जल्दी चेंज होता है। उस माहौल को चेंज होने में सिर्फ पीडीएफ में वो एक नाम, 1 मिनट का टाइम लगता है, वो माहौल सब चेंज हो जाता है। पहले सब बोल रहे होते हैं, क्या ज़रूरत है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए पहले तो वही सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और जो लक्ष्मीकांत, उनको इन सबको 4-5 बार पढ़ लेना। आपको जब अच्छे से बिल्कुल हो जाए फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना। बहुत टेस्ट लगाए मैंने, अराउंड 100 के मैंने टेस्ट लगाए हैं। उसमें समझ लेना कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या मुझसे छूट गया है, कुछ इंपॉर्टेंट। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ मानवी चौधरी मैम है। मैम का सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हो चुका है और मैम ने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी से, और सिर्फ इसकी एज 23 साल है, यानी कि 23 साल में यूपी पीसीएस क्रैक। हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको? हाय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे आसपास सब लोग इतने खुश हैं, उन्हें देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है, घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड्स भी, सब बहुत खुश हैं। जी, तो क्या लगता था आपको पहले कि आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के क्रैक कर पाओगी? हाँ, मतलब ये काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि आपको इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं हो सकता है, कम से कम 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। आसपास देखते रहो, जब सबको इतना टाइम लग रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन होती है। बट खुद पे भरोसा रखा मैंने, मुझे था कि करना है, जल्दी करना है, हो गया। अच्छा लग रहा है काफ़ी। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, आप शुरुआत से कहाँ से आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया? मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं मुजफ्फरनगर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल से की है। जी। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स की है। जी, तो डीयू का माहौल कैसा लगा उस वक्त आपको? अच्छा था, मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल माहौल, सब कुछ। वहाँ पे जाके आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप करती है। आप छोटे शहर से, यहाँ से निकल के एक बड़े शहर दिल्ली में जाते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, लोगों के साथ सोशल होते हैं, तो काफ़ी चेंज होती है आपकी पर्सनैलिटी। ओके मैम। मैम, जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखी, तो उस वक्त कैसा लगा और सबसे पहले किसे कॉल किया? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो पीडीएफ मम्मा ने देखी। मैं नॉवेल ही पढ़ रही थी उनके पास बैठ के, दोपहर से था कि रिज़ल्ट आएगा, तब से वेट कर रही थी, आए, बार बार चेक करती थी जाके कि आ गया क्या, आ गया क्या। फिर तब तक मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब नहीं आएगा, अब कल आएगा। तो मैं आराम से बैठी हुई थी, फिर मम्मा ने देखा उसमें, रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास। हाँ, वो लेट हो गया था, मैं बैठ के नॉवेल ही पढ़ रही थी अपना। तो फिर मम्मी ने देखी, उन्होंने बताया रिज़ल्ट आ गया। एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इतना नर्वसनेस बढ़ जाती है कि क्या होगा। फिर उन्होंने जब नाम देखा तो एक बहुत रिलीफ वाली फीलिंग, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग कि हाँ, आई डिड इट, कर लिया। तो और फिर फ़ोन करने स्टार्ट किए दोस्तों को, फैमिली को, जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं उन सबको बताया। जी। फिर सामने से इतने फ़ोन आने लगे, फिर तो वो रात तो ऑलमोस्ट इसी सब में चली गई, नींद भी नहीं आई पूरी रात। रिजल्ट आने के बाद आस पड़ोस में मतलब क्या माहौल था? जैसे कि पहले लोग कहते हैं कि लड़की हो, लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बाहर भेज रहे हो। जब आप मतलब सेलेक्ट हुई तो फिर कैसा माहौल रहा? हाँ, वो माहौल बहुत जल्दी चेंज होता है। उस माहौल को चेंज होने में सिर्फ पीडीएफ में वो एक नाम, 1 मिनट का टाइम लगता है, वो माहौल सब चेंज हो जाता है। पहले सब बोल रहे होते हैं, क्या ज़रूरत है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं होगा, आपको नहीं पता है। फिर एकदम से सब चेंज हो जाते हैं, बोलते हैं हमें तो पता ही था हो जाएगा, हम तो श्योर थे हो जाएगा, बहुत मेहनत की है। तो वो चेंज तो बहुत जल्दी होता है। मैम, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल आप बताओ। मुझे ऐसा था कि अगर आप इस जर्नी में जा रहे हैं तो आपको बहुत डिसिप्लिन से रहना चाहिए। तो मैंने अपना पूरा रूटीन, एक डिसिप्लिन रखा है। अराउंड पूरे साल मैंने यही किया है। मैं 4:30 के आसपास, 5 के आसपास सुबह उठ जाती थी। फिर सुबह उठ के अपने मॉर्निंग चोर्स के बाद सब पढ़ाई करना, एक स्लॉट 8 बजे तक। फिर 8 बजे मैं जिम चली जाती थी। मुझे फ़िज़िकल फ़िट रहना और एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं सुबह एक्सरसाइज कर लूँ तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ। जिस दिन जिम मिस हो जाता था उस दिन पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तो सुबह जाके जिम कर लेना, फिर 10 के अराउंड वापस आके अपना फिर वही पढ़ाई शुरू करना, छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट लेना। जब भी लगे कि आप अब एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपका माइंड थोड़ा स्लो हो रहा है, तो बीच में ब्रेक ले लेना। लंच के टाइम ब्रेक हो जाता है, फिर शाम में एक ब्रेक ले लेना। फिर रात में अराउंड 10 तक पढ़ के फिर मैं वो बंद कर देती थी, फिर 11 के आसपास सो जाना। जी मैम, करंट अफेयर आपने कैसे किया?
करंट अफेयर वही रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे पर्सनली लगता है न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। वैसे भी एक अच्छी हैबिट है और आपको इस जर्नी के थ्रू तो काफ़ी ग्रो करती है वो। आप मेंस जब लिखते हो तो आपको करंट अफेयर्स सब कुछ वगैरह बहुत हेल्प करता है न्यूज़पेपर। और प्रीलिम्स के लिए आप मैगजीन्स जो आती हैं, दृष्टि की आती है और विजन की आती है, वो सब पढ़ी मैंने। जी, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी था आपका? प्रीलिम्स के लिए पहले तो वही सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और जो लक्ष्मीकांत, उनको इन सबको 4-5 बार पढ़ लेना आपको, जब अच्छे से बिल्कुल हो जाए फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना। बहुत टेस्ट लगाए मैंने, अराउंड 100 के मैंने टेस्ट लगाए हैं। उसमें समझ लेना कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या मुझसे छूट गया है, कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया शायद, या किसी सब्जेक्ट पे जैसे साइंस को हम थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं कि कहाँ ही, फिर जब तुम टेस्ट लगाते हो तो पता लगता है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। बायो वगैरह से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स, तो ये सब करते रहने का तरीका आपको टेस्ट लगाते लगाते आता है। जब आप टेस्ट लगाते हो तो खुद को समझ पाते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अपनी बुक लिस्ट बताओ आपकी, कौन कौन सी किताबें आपने बेसिक बुक पढ़ी थी? मैंने बेसिक एक तो एनसीईआरटी सब पढ़ी, क्योंकि वो आपका बेस बनाते हैं, आपको समझाते हैं कि आपको कैसे, आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें सब क्या आगे किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, तो उससे इंटरेस्ट जगता है आपका। वो पढ़ी सारी एनसीईआरटीज़। फिर ज्योग्राफी के लिए नोट्स बनाए, खुद से बनाए बुक से, जीसी लियोंग से। फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से नोट्स बनाए, लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाए। कई बार ऐसा होता था नोट्स का मन नहीं है तो बुक में ही हाईलाइट कर लेना कि टाइम क्यों ही लगाना है, आपको टाइम के हिसाब से होता है, आप बुक में भी हाईलाइट करो, वो भी सही है। जैसे पर्सनली सही हो, मैंने नोट्स बनाए शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए ज़्यादातर मैंने नोट्स बुक में ही ज़्यादा मार्क करने और बुक में ही ऐड करना सही समझा। जी मैम, एक क्वेश्चन मुझे जैसे एनसीईआरटी से याद आया, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट तो बोलते हैं कि 6 से 12 तक पढ़नी है, ज़्यादा मेन फोकस 11-12 पे रखना चाहिए, क्योंकि उनमें जो नॉलेज बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना उनसे भी। और ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11-12 की जो एनसीईआरटीज़ है वो। और आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th की होती है वो। ये सब पढ़नी चाहिए, 11-12 पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कई बार ये होता है कि नए एस्पिरेंट को एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आता है, लोग कहते हैं एनसीईआरटी समझने के लिए अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? नहीं, एनसीईआरटी का ज्ञान भी आपको वो और छोटी क्लास की एनसीईआरटी से आएगा। आप 6 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका वो जो एक बेस है वो बढ़ता चला जाएगा। और एनसीईआरटी तो लैंग्वेज भी थोड़ी नॉर्मल ही होती है, आप 6 से स्टार्ट करो, आपको सब समझ आता जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? नहीं, एनसीईआरटी का नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप स्टैंडर्ड बुक से बनाओ। एनसीईआरटी आपका बेस बनाने के लिए, एनसीईआरटी में मार्क करो आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी तो स्टैंडर्ड बुक्स आपका ज़्यादा हेल्प कर। मैम, इंटरव्यू में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया आपसे? मेरा इंटरव्यू ज़्यादा जो था वो पर्सनैलिटी बेस्ड, मतलब ऐसे था कि सिचुएशन पे क्या, अगर आपको ऐसे एक ऑफिसर बना के वहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, ये वाली पोस्टिंग दी जाती है, आप कैसे करेंगी। या फिर विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी कुछ पूछा गया कि ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको इनोवेटिव तरीके अपने बताइए जिससे आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ज़्यादा वो कर पाएँ। फैक्ट भी कुछ थे बट ज़्यादा तो सिचुएशन बेस्ड और यही था वुमेन एम्पावरमेंट पे। जी मैम, कोचिंग की क्या भूमिका है मतलब इस एग्ज़ाम में, या जैसे कि आपने बिना कोचिंग के की? हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोचिंग आपको एक कंसोलिडेटेड वो दे देता है कि नोट्स आप ये पढ़ लीजिए, और वो आपको लिमिट करता है। मेरे हिसाब से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका जो पूरा एरिया वो सब खुला हुआ है, आप कहीं तक कुछ भी पढ़िए, आपके पास इतना ज़्यादा सोर्सेज हैं, अब तो इंटरनेट है, आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती पर्सनली की है। पढ़ना खुद ही है, डिसिप्लिन में आपको रहना है, रूटीन आपको बनाना है, रिवाइज भी आपको ही करना है। आपको जो सोर्सेज की कमी लग रही है आप वो इंटरनेट से उसमें ऐड कीजिए, बाकी कोचिंग कुछ ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएगी, करना आपको ही पड़ेगा। जी मैम, नए एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग की तैयारी कब से करनी चाहिए? आंसर राइटिंग का जब आप पूरा अपना सिलेबस कर लें, 1-2 बार पूरा रिवाइज कर ले, पढ़ ले, तो प्रीलियम से पहले थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे, जो थोड़ा बहुत लिखने का तरीका देख सकते हैं। उसके बाद तो जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस पर। प्रीलिम्स के बाद मैंने ज़्यादा अच्छे से तैयारी की आंसर राइटिंग की। जी मैम, क्या मतलब पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी संभव है या फिर एक बार में एक ही पे फोकस करें? नहीं, बिल्कुल संभव है, बल्कि इसी बार से 5-6 GS 5-6 चेंज हुआ है, यूपी स्पेशल आया है। पहले तो जब ऑप्शनल था तो बिल्कुल सेम ही था सब कुछ पैटर्न, इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, बट बाकी तो GS सब सेम ही है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सेम ही बुक्स पढ़नी है, वही यूपीएससी के लिए पढ़ी जाती है, वही पीसीएस के लिए पढ़ी जाती है, सब सेम आने वाला है। तैयारी के साथ साथ प्लान बी पे क्या मतलब फोकस था आपका?
मैंने कोई प्लान भी नहीं रखा, मैं श्योर थी कि मुझे यही करना है, क्योंकि प्लान भी रख के कहीं ना कहीं माइंड के पीछे कहीं ऐसे रहता है कि ये नहीं हुआ तो चलो वो कर लेंगे। मुझे वो रखना ही नहीं था, मुझे था कि मैं यही कर लूँ, और इतना टाइम भी नहीं हुआ, मेरा पहले ही अटैम्प्ट था, तो मुझे शायद ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी अभी प्लान बी की। अब ये हो गया है, अब मैं और आगे करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी यूपीएससी अटैम्प्ट देना अपना। मेरे अभी अटैम्प्ट बाकी हैं सारे ही। मैम, नए बच्चे जो मतलब इस एग्ज़ाम में का मतलब सपना देखते हैं, उसे क्या करना चाहिए? अभी इनका एग्ज़ाम है, मतलब शायद 19 मार्च को या 10 मार्च को, पता नहीं। हाँ, 17 मार्च को उनका एग्ज़ाम है। उनको जी। बस जो वो पढ़ चुके हैं अभी तक उसको रिवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने जितना पढ़ लिया है वो सब हो गया है, इतने टाइम में सबकी तैयारी पूरी हो गई है। बस उसी को रिवाइज़ करते रहना कि आपको वहाँ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बहुत प्रेशर होगा आपके माइंड पे। आप उस प्रेशर के बीच भी सब आंसर्स याद आ रहे हैं आपको, वो तब होगा जब आप इतनी बार रिवाइज़ कर चुके होंगे, टेस्ट सीरीज़ लगा चुके होंगे, अपनी एफिशिएंसी चेक कर लें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे कि नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं। वो खुद को समझ लेना वो ज़रूरी है इस पॉइंट पे। ओके मैम। मैम, रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा आपको? वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। जो आपका मॉक इंटरव्यू होता है वो आप ही के अराउंड मूव करता है कि आप अपने नाम के बारे में या फिर आपके BAF के एरिया बारे के में। बारे में, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में। मेरा पूरा मॉक इंटरव्यू, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, वो यही सब था सिर्फ कि आपने एक दिया था मॉक बस? हाँ, मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, और वो भी मुझे लगा नहीं पर्सनली कि कुछ हेल्पफुल हुआ, क्योंकि वो पूरा मॉक इंटरव्यू मुजफ्फरनगर के बारे में और यहाँ शुगर केन है तो शुगर के बारे में इस सब पे था। और जो आपका रियल इंटरव्यू होता है उनको पता ही नहीं होता है कि मैं मुजफ्फरनगर से, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानते हैं मेरे बारे में। उनका पूरा इंटरव्यू पर्सनैलिटी बेस्ड और जो सारा सिचुएशन बेस्ड होता है वो मेरे अराउंड था ही नहीं। वो सब उनके क्वेश्चंस थे सिचुएशन पे, उस पर डिपेंड करता है सारा। तो बहुत डिफरेंट होते हैं मॉक और जो रियल इंटरव्यू है। एस्पिरेंट को सोशल मीडिया मतलब कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और आप कितनी देर चलाती थी? सोशल मीडिया का अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको आप अपने जो आपने अपने रूटीन में एक फ्री टाइम खुद को दिया है उसमें आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे तो आप कर सकते हैं। बट मुझे लगता है आज के टाइम पे इंस्टा हो गया, हाँ, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम जो है वो तो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप एक बार रील्स देखना स्टार्ट कीजिए तो उसमें टाइम का पता लगता ही नहीं है। मैंने अपना इंस्टाग्राम खुद 1 साल पहले डीएक्टिवेट कर दिया था। हमारा जो प्री था वो मई में था, मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग के अराउंड अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। फिर मैंने उसको वापस एक्टिवेट भी अपने मेंस के बाद किया है, क्योंकि मुझे लगता था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है मेरे लिए। अब कोई साथ में अगर मैनेज कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, चलाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बाहर की दुनिया से सबसे कट ऑफ कर लें, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं बाहर फिर भी जाती थी, दोस्तों से फिर भी मिलती थी। लाइफ अपनी नॉर्मली रखनी है, पढ़ाई को उसका पार्ट बनाना है। कितनी देर आप पढ़ाई करती थी? मैं अराउंड प्री से पहले तो वही 6, 7, 8 आवर्स, जब एग्ज़ाम पास आते जाते हैं तो फिर खुद ही बढ़ता जाता है। और मेंस के टाइम पे तो टाइम का कोई हिसाब था ही नहीं, वो तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप उठे हुए हो, आप बस पढ़ रहे हो। मेंस तो वो 4 मंथ्स में आपको इतना कुछ करना होता है कि आप उसमें टाइम लगाते ही नहीं हो, आप तो सब कुछ करते जाना है, पूरे टाइम पढ़ना ही है। ओके।